उत्साह। जी सर। सर वो सेम टाइम पे फिजिक्स की भी क्लास चल रही थी ना सर अभी एमआर में। ओके, यही मैं भी सोच रहा था, बच्चे इस क्लास को भी ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, फिजिक्स की क्लास लगातार चली रही, उसी समय से चल रही है ना शायद। हाँ सर तब से 1 महीने से चल रही है वो एमआर में इसी समय एकदम। अच्छा, वो एमआर का क्लास जैसे हमारा वही सेम रहता है ना, जैसे पहला हमारा एमआर में रहता है, दूसरा जेआर में रहता है। उनका पहले वो जेआर में रहता है, दूसरा एमआर में रहता है, क्योंकि वो एमआर के साथ लिंक है तो दिक्कत हो ही जाएगा। पहला दूसरा इंटरचेंज है ना क्लास। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो तुमने वहाँ क्लास नहीं किया, तुम्हारा पढ़ा हुआ है। सर वो थियरी हो गई थी सर, क्वेश्चन मैं देख लूंगा सर, मतलब क्वेश्चन देख लेंगे करने के लिए, मांग लेंगे किसी चल से, क्या रहा है थियरी हो गई थी कंप्लीट। एमआर बैच में, चल क्या रहा है। सर अभी तो वो थर्मो चल रहा था सर, थर्मो खत्म हो गया है सर वहाँ पे थर्मो आज ही। चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ पे थर्मो में क्या चल रहा है, फर्स्ट लॉ। सर बस अभी का नहीं सब खत्म सर, कार्नोट पढ़ा दिया अभी पूरा, हीट ट्रांसफर भी हो गया है पूरा, अभी जस्ट कार्नोट खत्म किए थे। तो कार्नोट साइकिल तो शायद हमने भी पढ़ाया था ना, 11th में नहीं पढ़ाया था। नहीं सर हम लोग को नहीं पढ़ाया था, वो तो फिजिक्स में ही पढ़ लेंगे। हाँ, वो कार्नोट साइकिल मैंने जीआर बैच में भी नहीं पढ़ाया, क्योंकि फिजिक्स के अंदर कार्नोट साइकिल पढ़ाते तो हम फालतू समय बर्बाद क्यों करेंगे। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं पढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोग का साथ समय उस समय कम बच रहा था, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना था, तो कार्नोट साइकिल पढ़ाया नहीं थे। ठीक है। तो कार्नोट साइकिल से एक चीज तुमने सीखा होगा, जो यहाँ पे सीखने को मिलता है वो ये सीखा होगा कि कंप्लीट हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये आपने सीखा होगा। हाँ सर हाँ। और ये बात हमने हाँ स्टेटमेंट में बोली थी उस समय कि इज कंप्लीटली हीट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमने बोली थी उस समय। तो वो वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा, क्योंकि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1, और T2 जीरो पॉसिबल नहीं है और T1 इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। इसके कारण एफिशिएंसी 1 पॉसिबल नहीं है, और अगर एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकता है तो वर्क डन और क्यू बराबर नहीं हो सकता है। नहीं, यही ना, यही सब हाँ समझ सर। रही। चलो फिर, अच्छी बात है। तो आगे की बात हम कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने हीट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाया था। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा, उत्साह और प्रभास, आप लोगों का इंथैल्पी। हाँ सर पढ़े थे। ठीक है। तो हेस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन में इफ एनी केमिकल रिएक्शन आर एडेड टुगेदर सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, यहाँ पे लिख रहे थे बेटा, एनी केमिकल रिएक्शन आर एडेड टुगेदर सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नंबर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई एनी नंबर, divide by any number, subtracted together, multiply or divide by any number, then their corresponding enthalpies, then their corresponding enthalpies is also added, subtracted, multiply or divide, subtracted, multiply or divide by same number ना, subtracted, added, subtracted और multiply और divide by same number। देखो इसमें कुछ ऐसा कुछ कहा नहीं गया, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हो या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसके साथ उसके कोरस्पॉन्डिंग इंथैल्पीज को भी ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग इंथैल्पीज भी क्या होगा, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नंबर होगा। इफ एनी केमिकल रिएक्शन आर एडेड टुगेदर, सब्ट्रैक्टेड टुगेदर, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय एनी नंबर, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग इंथैल्पी is also added, subtracted और multiply और divide by the same number। okay? जैसे जैसे ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक एग्जांपल समझो इसको कैसे बोला जा रहा है। जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, और फिर सी से डी बन रहा है। ए से बी का इंथैल्पी मान लो डेल्टा H1 है, बी से सी का इंथैल्पी डेल्टा H2 है, और सी से डी का इंथैल्पी डेल्टा H3 है। और मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा ए से डी की इंथैल्पी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, ए से डी की इंथैल्पी देखने के लिए ए से बी की इंथैल्पी प्लस करोगे बी से सी की इंथैल्पी प्लस करोगे सी से डी की इंथैल्पी, होगा नहीं होगा।
ए से डी की इंथैल्पी जो डेल्टा एच होगा वो होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ये होगा। तो हमने क्या किया, अगर हम केमिकल रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो उसके इंथैल्पी को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर हम केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसकी इंथैल्पी भी ऐड हो जाती है। क्लियर है बात? ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो ऐसा होगा। जैसे मान लो कार्बन और O2 रिएक्ट करके मान लो CO2 बनाया, और कार्बन और O2 मिलकर CO बनाया, कार्बन प्लस हाफ O2 CO बनाया। इसको डेल्टा H दिया हुआ है, मान लो X दिया हुआ है, इसका डेल्टा H दिया है, मान लो Y दिया है। और आपसे कहा कि बताओ कि CO प्लस हाफ O2 ये CO2 बनाया, इसका डेल्टा H क्या हो? तो आप क्या सोचिएगा, कैसे सोचिएगा? ये आपका रिएक्शन पहला है, ये रिएक्शन आपका दूसरा है, और ये रिएक्शन आपका तीसरा है। तो तीसरे रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए पहले और दूसरे में क्या करना चाहिए? तीसरे रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए पहले और दूसरे में क्या करना चाहिए? सोचिए, समझिए, बताइए, बताओ। 2 माइनस 1। 2 माइनस 1, देखो एक समझ आसान चीज होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चाहिए आपको, राइट में, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल चाहिए, 1 मोल। तो देखो राइट में ये वाला CO2 है, अगर इसमें आपने कोई भी छेड़छाड़ किया तो इसमें छेड़छाड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब पहले वाले में कुछ भी नहीं करना है, पहले वाला जैसा है वैसे लिखना है। और CO कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट में मिल रहा है, और CO में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। और CO मिल कहाँ रहा है, लेफ्ट में मिल रहा है। इसका मतलब मुझे पहले में से दूसरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इक्वेशन 3 है, इसको आप करोगे इक्वेशन 1 और माइनस करोगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो यहाँ से इसका डेल्टा एच क्या आएगा बेटा, x माइनस वाई। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो आपका कोरस्पॉन्डिंग इंथैल्पीज भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2, कार्बन प्लस हाफ O2 CO, और ये कुछ ऐसी बात है। तो डेल्टा एच एक्स और वाई, डेल्टा एच क्या आ जाएगा बेटा, एक्स माइनस वाई। डेल्टा एच क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो, समझ में आ रहा है बात? बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब इस पे एग्जाम्पल देखो। इस पे एग्जाम्पल मान लो ऐसे आया, यहाँ दिखा बेटा कि एस दिया है, एस प्लस 3/2 O2 मान लो दिया है, 3/2, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख लो, एस प्लस O2 लिख लो, एस प्लस O2 दिया है, SO2, ठीक है बेटा। फिर दिया है SO2 प्लस हाफ O2, ये दिया है SO3, ओके। और इसका डेल्टा एच गिवन है, इसका डेल्टा एच एक्स गिवन है, इसका डेल्टा एच वाई गिवन है। उसके बाद SO3 प्लस वाटर दिया है बेटा, SO3 प्लस वाटर दिया है H2SO4, इसका डेल्टा एच गिवन है जेड, ठीक है बेटा। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ दिया है H2 प्लस O2, ये बेटा दिया है 2H2, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 दिया है बेटा, 2H2 प्लस O2, 2H2 दिया है, इसका डेल्टा एच दिया है P, इसका क्या दिया है, डेल्टा एच दिया है P। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद बस इतना दिया हुआ, 4 रिएक्शन दिए हुए हैं, XYZ P। पूछ रहा है फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, फाइंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। इसको सोच के बताओ तो आंसर क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। सबसे पहले तो H2SO4 के फॉर्मेशन आपको लिखने होंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, H2SO4 का फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इनमें क्या करना चाहिए कि मुझे H2SO4 ऑब्टेन हो जाए, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे रिएक्शन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें H2SO4 का फॉर्मेशन वाला रिजल्ट मिल जाएगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या डिवाइड करना पड़ेगा, ये आप सोचो थोड़ा सा, एक बार आप इसको सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सोचिए, आप सोचिए सब लोग। सर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस P/2। सही होगा तुम्हारा। सारा का आंसर आया है
x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3/2। विशाल आप देखो। सर ये मतलब कल तक खत्म हो जाएगा यहाँ पे? ये वाला नहीं मतलब ये पूरा केमिस्ट्री, मतलब ये थर्मोकेमिस्ट्री। और खत्म हो जाएगा क्यों? नहीं बस ऐसे ही सर पूछ रहे थे। खत्म हो जाएगा, पढ़ाते जाएंगे तो खत्म हो ही जाएगा। नहीं हाँ सर ठीक। ऐसे भी हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं JR बैच में। तो एक ही टॉपिक बचा है मेरा, मैं सोच रहा हूँ आराम से पढ़ाता हूँ। अभी साहब तुम लोग का सिलेबस तो और खत्म हो गया होगा, फिजिक्स मैथ खत्म हो गया होगा, मेरा ही बचा है। मैथ्स में 2 चैप्टर मतलब बचे हैं और फिजिक्स खत्म। सर, अभी चलेगा फिजिक्स 10-15 दिन। लग रहा है मैं ही पहले खत्म कर पाऊंगा। नहीं यस सर। सही है। केमिकल काइनेटिक मेरा टॉपिक बचा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस आप बोल रहे हो तो देख लेंगे, पढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक दो बच्चों के और बैच को मिला के पढ़ा देंगे। कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं जेईई मेन के एग्जाम का? जेईई मेन के एग्जाम नहीं सर। का नोटिफिकेशन आया नहीं आया? एग्जाम तो होगा या कुछ पता नहीं है अभी तक। हमको तो लग रहा है कोई जेईई मेन के नाम ही नहीं ले रहा है। कोई बच्चा 12 के एग्जाम कैंसिल कराने के लिए जितना उपद्रव हो रहा था वही हुआ। जेईई मेन के एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, हमको लग रहा है। नहीं कैसा नहीं लग रहा तुम लोगों को? सर कैंसिल तो ही ना हो जाएगा सर वैसे। नहीं कैंसिल नहीं होगा, जेईई में तो कैंसिल करवा भी नहीं सकता ना, करवा देगा तो क्या फायदा होगा, कॉलेज में कैसे जाएगा वो? जेईई मेन का एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, ये फैक्ट है वो। अभी तो क्वेश्चन मार्क ये उठ गया है, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा है कि हम जैसे अभी को पहले कैंसिल करवाने के लिए बच्चे खूब उपद्रव किए, पहले कैंसिल करवाए। अब वो बच्चा ये चाहता है कि हमारे भी नंबर 90% से ऊपर आएंगे ना भाई, तो कैंसिल करवा दिए, कैंसिल तो हो गया। तो ऐसा तो नहीं है नंबर हमारा 40% और 50% दोगे आप, किस क्राइटेरिया पे नंबर दोगे मुझे आप? मतलब सबको 90% देना पड़ेगा नंबर। जो फेल होने वाला था वो भी 90% पाएगा इस बार। क्या चीजें हो गई यार, क्या एजुकेशन सेक्टर क्या बदलेगा? सब तो कह रहा है कि हमको अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 99% चाहिए, 99% चाहिए, 95% चाहिए। मुझे तो 95% मिलना चाहिए, आपने एग्जाम नहीं लिया वो आपकी गलती है, हमारी गलती है। तो अब कैसे एग्जाम का क्या बनाएगा? अभी देखो शायद कुछ बच्चों का शायद एग्जाम ले हो सकता है, जो बच्चे चाहते हैं कि 95% 99% आए उनका शायद एग्जाम लिया जाए, उनका बोला जाए कि आप एग्जाम दे दो। कुछ बच्चों का एग्जाम हो भी सकता है, हो सकता है शायद दे, पता नहीं क्या होने वाला है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब जानते हो क्यों हो रहा है कैंसिल? एग्जाम कैंसिल होने का एक पर्पस है। पर्पस कोरोना तो है वो अलग बात है, वो तो अलग चीज है। यहाँ पे पर्पस सबसे बड़ा बात है कि कॉलेज में जल्दी जल्दी एडमिशन हो। कॉलेज में जितना जल्दी एडमिशन होगा सरकार के पास पैसा आएगा, कि कॉलेज के प्रोफेसर को पैसा देना पड़ रहा है ना, वो कहाँ से आएगा? तो आप लोग दोगे तभी ना आएगा। इसलिए जेईई मेन का एग्जाम एकदम मान के चलो सितंबर में होना ही तय है। वो होगा ही, सितंबर में एडमिशन होगा होगा, ये तय है, उसमें लेट नहीं होगा। सितंबर अक्टूबर तक सब फाइनल होना है। जेईई मेन को कॉलेज का रिजल्ट देखो, पिछले बार भी कोरोना था और आप समझिए कोरोना का तेजी से बढ़ रहा था, लोगों ने कितनी डिमांड करी। लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा है कोरोना है, एग्जाम नहीं होना चाहिए। जितने भी टीचर्स थे, जितने फैकल्टीज थे, जो भी लोग थे, सब लोगों ने ये कहा कि पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन। हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि कॉलेज के पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा पैसा? आप एडमिशन ले घर पे पढ़ोगे, प्रोफेसर तो वही रहेंगे, पैसा तो ऑफिस में लेके देगा उनको। सरकार के पास खजाना रखा हुआ है कि सरकार अपने पास से पैसा निकाल निकाल के देता रहे। इसलिए कॉलेज का एडमिशन जल्दी होना है, इसलिए ये 12 का एग्जाम कैंसिल किया गया, जल्दी कैंसिल कर दिया गया। नहीं तो और थोड़ा वेट कर सकते थे, अगस्त में होता 12 का एग्जाम, सितंबर में होता, क्या दिक्कत था? लेकिन अगर वो सितंबर में एग्जाम 12 का होता तो ये वाला डिले हो जाता, फिर मार्किंग सब चेकिंग कॉपी चेक होगा, 1 महीना और लग जाता। सितंबर में होता तो अक्टूबर नवंबर लग जाता, तो आपका सेशन जनवरी में होता स्टार्ट, तो दिक्कत हो जाता ना, सरकार के पास 5 महीने का पैसा कहाँ से आता? इसीलिए ये सब चीज हुआ है और ये जल्दी हुआ है। और आप समझ लो सितंबर तक सब फाइनल होगा, आपका एग्जाम सितंबर में 100% होगा।
इस पर एकदम दिमाग बनाए रखना। ये नहीं है कि आपका नवंबर दिसंबर और जनवरी जाएगा, ऐसे जा ही नहीं सकता। कितना भी कोरोना होगा, कितना भी खूब दिक्कतें आ जाएगी, तब भी एग्जाम सितंबर में होना तय है। और अगस्त में एक दूसरा अटेम्प्ट आने ही वाला है, जुलाई में या अगस्त में। जुलाई में आ जाएगा मुझे लगता है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है तुरंत। आप समझ लो जुलाई में आपका एग्जाम होगा एक जरूर, और अगस्त में दूसरा, सितंबर में तुरंत जेई एडवांस का एग्जाम होगा, और अक्टूबर में सब फाइनल हो जाएगा। एडमिशन अक्टूबर में होना है, तय है ये, उसमें लेट नहीं होगा, देख लेना तुम लोग। चलो देखो, H2SO4 का पहले फॉर्मेशन लिखो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, H2SO4 का फॉर्मेशन लिखो। H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे होगा, 1 मोल H2SO4 बनाओगे। कैसे, उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से। तो आपने समझा है H2+S और प्लस 2O2 ऐसे बनाओगे H2SO4। ये H2SO4 बना। अब देखो, कभी कभी बच्चा क्या होता है ना, इसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि सर कैसे बनाया है इसको। तो देखो, सबसे पहले एक काम करो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाने लगो ना, तो पहले आप जोड़ घटाव से अच्छा है पहले यहाँ पे तरीके से सीखो। नहीं तो जोड़ने घटाने में तो आप गलत करके आ जाओगे। कैसे जोड़ें, क्या घटाएं, क्या डिवाइड करें, ये सब समझ नहीं आएगा। मेरे साथ आपको सुनना पड़ेगा। जो यहाँ पे JR के बच्चे हैं वो मेरे साथ सुनेंगे, क्योंकि अभी सार को तो उसको पता है, उत्साह को मैंने बता रखा है। यहाँ देखो H2SO4 जो है, ये H2SO4 है, देख रहे हो आप, H2SO4, और यहाँ पे H2SO4 है। ये H2SO4 राइट में है और H2SO4 राइट में है। इसका मतलब इसमें अगर छेड़छाड़ करोगे तो मेन रिएक्शन में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। मेन रिएक्शन में आपको कोई छेड़छाड़ करना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये H2SO4 को जैसे वैसे रखना होगा, है या नहीं। उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अगर आपने थर्ड रिएक्शन में कोई छेड़छाड़ किया तो आप समझ लो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर 1 2 3 4 है, अब देखना 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन, इसको 5 मान लो। इक्वेशन 5 को ऑब्टेन करने के लिए, इक्वेशन 5 को ऑब्टेन करने के लिए इक्वेशन 4 तो चाहिए चाहिए। इक्वेशन 4 को तो रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं छेड़छाड़। आइए तो आइए, सल्फर, सल्फर कहाँ है, सल्फर इसमें मिल रहा है, देखो सल्फर, सल्फर कहाँ है, यहाँ है पहले में। देखो, जो एक चीज मैं तुमको और बताता हूँ, जो एक एक प्रेजेंट होता है ना, उसी को देखना चाहिए, O2 को मत देखना, क्योंकि O2 एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है। देखो 3 जगह प्रेजेंट है, इस पे एनालिसिस करना मुश्किल होगा, लेकिन जो एक जगह प्रेजेंट उसका एनालिसिस करना आसान है। तो इक्वेशन 4 में कोई छेड़छाड़ नहीं, इक्वेशन 1 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं, और सल्फर लेफ्ट में ही है और लेफ्ट में ही चाहिए भी। इसका मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा, जो चाहिए जिस तरफ से उसको जोड़ना पड़ेगा। इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 को जोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन 4 में इक्वेशन 1 को जोड़ना पड़ेगा। चलो हो गया। अब देखो अगला, देखो पार्ट H2 पार्ट है, H2, ये देखो H2 है। ये H2 कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ, और ये लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2H2 मिल रहा है। इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए, और इसको जोड़ना ही चाहिए क्योंकि हमें लेफ्ट में है और लेफ्ट में चाहिए, इसलिए हम इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे। फिर देखो कितना आसानी से जुड़ने जा रहा है। देखो इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें। अब उसके बाद अब बच कौन गया, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का एनालिसिस थोड़ा सा करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 का एनालिसिस O2 से मत करना, O2 से करोगे तो फंसोगे। O2 से मत करो, SO2 देखो, SO2 यहाँ है, SO2 यहाँ है, आपने पहले को जोड़ा था, SO2 एक्स्ट्रा आ गया। इस SO2 को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा ना। इस SO2 को राइट में और लेफ्ट में अगर जोड़ दिया जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेशन 4/2, और साथ में क्या करोगे, इक्वेशन 2 करोगे, साथ में क्या करोगे, इक्वेशन 2 करोगे, बस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 5 इक्वल टू डेल्टा H4 वाला ले लो, डेल्टा H1 वाला ले लो, डेल्टा H4 क्या 2 बार लिख दिए क्या, डेल्टा, ये 3 लिखना था ना, इक्वेशन 3 लिखना था, ये इक्वेशन 3 लिखना है, ये तो 3 है ना बेटा, 3 वाले को जोड़ रहे थे ना। तो डेल्टा H3, डेल्टा H1, यहाँ आएगा डेल्टा H3, यहाँ आएगा डेल्टा H1, यहाँ आएगा डेल्टा H4/2, और यहाँ आएगा डेल्टा H2। बस हो गया काम। क्या है यहाँ पे, y है डेल्टा H3, नहीं z है, z प्लस y, z प्लस x प्लस p/2 और प्लस y। देखो ऐसे जोड़ना आसान पड़ेगा, मैंने तो रिएक्शन को जोड़ने, ये वैसा नहीं है कि 1 + 2 + 3 जोड़ना, ऐसा है नहीं, उसको नहीं जोड़ पाओगे तुम। तो रिएक्शन लिख लिख के जोड़ोगे, काटते काटते मर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ देखो, अब कोई बच्चा 1 2 को जोड़ने लगे, फिर SO2 काटेगा, फिर O2 जोड़ेगा, 3/2 हुआ, फिर सोचेगा यहाँ पे O2 कितना हो गया, तो जोड़ते ही रह जाओगे, जोड़ नहीं पाओगे।
लॉजिकल जोड़ो, लॉजिक से जोड़ोगे तो जुड़ जाएगा। देखो H2SO4 1 मोल था, तो इसमें H2SO4 खोजो, एक ही जगह ना है H2SO4, और H2SO4 यहाँ राइट में है, और 1 मोल H2SO4 है, तो यहाँ पे भी 1 मोल H2SO4 चाहिए। इसका मतलब 3 वाले पे कोई छेड़छाड़ मत करना। इक्वेशन 3 में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, इक्वेशन 3 तो जैसे है वैसे रहेगा। अब उसके बाद इक्वेशन 1 में देखो, इसके बाद हमने क्या बोला कि हमें सल्फर चाहिए। देखो सल्फर, सल्फर कहाँ है, लेफ्ट में है, और सल्फर यहाँ पे कहाँ है, लेफ्ट में है, तो पहले में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। H2 देखो, H2 लेफ्ट में, यहाँ पे 2 H2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड करके जोड़ना पड़ेगा। ये लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ पे 2 H2 है, 2 से डिवाइड करके इसको H2 बना दो, हो गया काम। O2 को नहीं देखना ही नहीं है, O2 क्योंकि एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है, एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है तो एनालिसिस करना मुश्किल है। जो एक जगह प्रेजेंट है ना, उसका एनालिसिस आसान होता है। तो जोड़ने का तरीका ये होना चाहिए, और नहीं तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे। आप खुद सोचो, अगर आपको इसे जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो आप इतना अनुमान नहीं लगा पाओगे। लॉजिक से जोड़िए। कैसे जोड़िए, लॉजिक से जोड़िए। ओके, समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। समझ आएगा? बोलो, यस सर। सही बच्चों से Yes, समझ sir. आएगा? तो इसी लॉजिक से जोड़ लोगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, उसको आप लोग बनाओ। ओके, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, उसको आप लोग बनाओ। यहाँ तक देख लो, लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे आपको मेहनत नहीं हुआ है। हमने O2 को भी नहीं देखा, हमको लग रहा है कि हो जाएगा सब। O2 को भी नहीं देखा, मैंने बस एक फाइनल रिएक्शन देखा, और उस फाइनल रिएक्शन को हमने उस रिएक्शन में खोजना शुरू किया। खोजने के दौरान मुझे जो जो चीजें मिला वैसे वैसे उसको लिख दिया, और हमारा काम हो गया। तो इससे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे जोड़ोगे तो नहीं बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर मान लो जेईई मेन में आ जाएगा, बना दोगे कि नहीं बना दोगे? और ऐसा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। लेकिन तो जेईई मेन में जो क्वेश्चन मैंने देखा है अभी तक, जो ऑब्जर्वेशन मेरा है, वो यही है कि उसमें 4-5 नहीं देता है, 2 या 3 देता है मैक्सिमम, 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ने में तो आसानी पड़ेगा आपको, 4-5 दे देगा तभी मुश्किल होगा। ठीक है बेटा? ओके विशाल, यस सर। समझ में आया? यस सर। इसी लॉजिक से आप काम कर लोगे, इसी लॉजिक से आप काम कर लोगे ना? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, रुक जाओ। यहाँ लिखा है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ये बन रहा है CO2 गैस। इसका डेल्टा H1 दिया है X। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है CO प्लस हाफ O2 गैस, half O2 gas give CO2 gas। देखो बेटा, CO प्लस हाफ O2 गैस गिव CO2 गैस। ओके, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो, डेल्टा H2Y, यस सर। डेल्टा H2Y दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है भाई? उसके बाद लिखा है O2 गैस जो है, O2 से 2O गैस बन रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है कि CO गैस जो है, ये टूटकर C गैस और प्लस में O गैस बना रहा है। यहाँ डेल्टा H3 Z दिया है, यहाँ डेल्टा H4 P दिया है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड इंथैल्पी ऑफ कार्बन सॉलिड और कार्बन गैस। ये बताना है आपको। सोचिए, समझिए और बताइए। जोड़ने का हिसाब किताब बता दिए, कैसे जोड़ना है और कैसे क्या करना है। ये आप सोच के बताओ आंसर क्या है। इस तरह क्वेश्चन आपके मॉडल में मिलेगा। मैंने XYZ P से बता दिया आपको। जोड़ना ही घटाना तो है, क्या करना ही है, मेहनत देना है।
बताओगे कुछ? नहीं? अभिसार कुछ बताओ बेटा। सर x प्लस p माइनस y माइनस z/2। क्या ये आंसर सही है? सर x plus p plus y plus z/2। ऑल प्लस सर x plus p minus y minus z/2। 2 माइनस, एक में 2 माइनस, अभिसार में 1 माइनस और श्रिया में कोई माइनस नहीं। सर एक तो 2 मिनट माइनस था मेरे में। गलत हो रहा है। हम्म, सर x plus सर p x plus minus p y minus minus y z। minus z/2। यस सर, Yes. 2 माइनस। सही वाला। सही आंसर। सही आंसर, सभी लोगों का आंसर सही आ गया। चलिए देखिए, बनाने का लॉजिक वही लगाइए, लॉजिक का ध्यान रखिए, जोड़ना घटाना आसान हो जाएगा। लॉजिक में गड़बड़ होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी तो ऐसे जोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप लॉजिकल नहीं जोड़िएगा तो जोड़ नहीं पाइएगा। देखिए पहला आप मेरे साथ सुनिए, पहले कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे जल्दी बना जाएंगे, वो सब आप मेरे साथ सुनिए। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, मतलब पहले रिएक्शन और चौथे रिएक्शन को नहीं छेड़ना है, क्योंकि पहले और चौथे को छेड़ने का मतलब फाइनल रिएक्शन को छेड़ देना है। देखो अगर ये 5 है, इक्वेशन 5 इक्वल टू इक्वेशन 1 और प्लस करोगे इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4, ये छेड़ना ही नहीं है इसको। जो कहानी है वो 2 और 3 में करना है, जो करना है आपको 2 और 3 में करना। अब आप जब इक्वेशन 1 लिखे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आ गया होगा। आपने जब लिखा होगा इक्वेशन 1 तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होगा भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का तरीका क्या है, इसको रिवर्स करके हटा जा सकता है, इसको रिवर्स करके जोड़ के हटाया जा सकता है, मतलब माइनस करना है। और इक्वेशन 2 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। समझ में आया मुझे कि इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 को माइनस करना है। हो गया काम। अब आपने जब इक्वेशन 4 लिखा होगा तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया होगा। देखो ऑक्सीजन राइट में एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए आपको इक्वेशन 3 हेल्प करेगा। कैसे? इसको पहले उल्टा करना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। उल्टा करना है, डिवाइड करना है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। उल्टा डिवाइड का मतलब माइनस होता है। देखो इक्वेशन 3/2 करना। आंसर कितना जल्दी आ गया। देखो आपने कोई मेहनत नहीं किया, आ गया आंसर। बस हमने O2 को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा O2 को? क्योंकि O2 एक से ज्यादा जगह पे था। मैं इसको क्यों देखूं यार, मैं उसको देखूंगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 जगह को एक साथ अपने दिमाग में नहीं रख सकता हूँ। एक जगह को एक साथ हम दिमाग में रख सकते हैं, 3 जगह को कैसे रखेंगे यार? तीनों O2 को कहाँ से रखेंगे? तो हम O2 से एनालिसिस नहीं किए, हमने कैसे कैसे एनालिसिस किया, एक एक को पकड़ के एनालिसिस किया। तो मुझे पता था कि इक्वेशन 1 और 4 में तो कोई चेंजेस नहीं करना होगा। अब इक्वेशन 1 और 4 में जोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हटाना होगा ना। उसको हटाने के लिए मैंने माइनस इक्वेशन 2 किया और माइनस इक्वेशन 3/2 किया। अब हो गया काम। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 का डेल्टा एच कितना है, एक्स है। कि डेल्टा एच 1 लिख लीजिए, आप इसको डेल्टा एच 4 लिख लीजिए, माइनस लिख लीजिए डेल्टा एच 2 और माइनस लिख लीजिए डेल्टा एच 3/2। तो डेल्टा एच 1 का मतलब हो गया एक्स, डेल्टा एच 4 का मतलब हो गया पी, डेल्टा एच 2 का मतलब हो गया वाई और डेल्टा एच 3 का मतलब हो गया जेड। ये हो गया माइनस z/2। एक्स प्लस पी माइनस वाई माइनस z/2। ऐसे बनाइए क्वेश्चन को, ऐसे जोड़ना आसान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया और आपके मॉड्यूल में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है, तो मॉड्यूल का क्वेश्चन आप बना पाइएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। हमने डेटा अपने हिसाब से ले लिया, एक्स वाई जेड में ले लिया, वहाँ डेटा होगा तो डेटा के साथ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर डेटा होगा तो लॉजिक तो यही होगा ना, एक्स की जगह पे कुछ दिया होगा
P की जगह पे कुछ दिया होगा, Y की जगह पे कुछ दिया होगा, Z की जगह पे कुछ दिया होगा, तो लॉजिक तो यही होगा, लॉजिक अलग थोड़ी हो जाएगा, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा, लॉजिक नहीं बदल सकता ना। बोलो समझ में आया क्या? थर्मोकेमिस्ट्री का अगर हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का क्वेश्चन आएगा बना दोगे? इस तरह का कोई भी Yes, क्वेश्चन आएगा बना दोगे? जोड़ घटाव कर दोगे, गुना भाग जो भी है कर लोगे। चलो फिर तो नेक्स्ट हेडिंग आता है ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सभी लोग दें हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग में आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बात आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेफिनेशन समझिए, कंबशन रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये समझिए, और कैसे रिएक्शन को बनाते हैं वो समझिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, सभी लोग हेडिंग दे। समझ में आ रहा है ना? देखो थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जेईई मेन के अंदर और जेईई एडवांस के अंदर। जेईई एडवांस में एक थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है वो। 2019 में भी आया, 2020 में भी आपके आया है क्वेश्चन, 2020 में भी आसान क्वेश्चन आया था। तो आप समझ के लिए थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन तो आपके पास आने ही आने हैं। बेहतर है इनको आप अच्छे से जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आइए देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। इसकी बात करने जा रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसको कहते हैं, कंबशन क्या होता है उसको समझने के लिए यहाँ पे आपको करना है, इसमें लिखिएगा द एंथैल्पी चेंज या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। कंबशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है ना। यहाँ पे लिखिएगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of a compound, atom, molecule or fuel is completely oxidized. Now the amount of energy released when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound, at molecule, compound, molecule, atom or fuel is completely oxidized, is completely oxidized in presence of excess oxygen, in presence of excess oxygen, in presence of excess oxygen to form a stable oxide, to form a stable oxide. The amount of energy released when 1 mole of a compound, molecule, atom or fuel is completely oxidized in presence of excess oxygen to form a stable oxide. excess oxygen के presence में अगर आप complete oxidize करते हो और stable oxide forming करते हो, उसको बोलते हैं enthalpy of combustion। फिर से सुनना है, एक बार सुनिएगा समझ में आएगा। enthalpy of combustion वो होता है जिसमें एक मोल कंपाउंड को जलाया जाता है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो होता है जिसमें एक मोल कंपाउंड बनाया जाता है। देखो दोनों का एकदम सिमिलरिटीज है। एक मोल कंपाउंड जलाओगे तो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, और एक मोल कंपाउंड बनाओगे तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर और नॉट? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? हो गया बेटा, समझ में आ रहा है बात? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का Yes, मतलब sir. एक मोल बनाना और एक मोल जलाना। जलाना कंबशन है और बनाना फॉर्मेशन है, और कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, सो इट इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इट इज क्लियर और नॉट? अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखो। जैसे मैं बोलूं कंबशन ऑफ कार्बन, आपको लिखना है, मान लो कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं सामने से, आप उसको बनाएंगे। जैसे मैंने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ध्यान से समझना बेटा इसको। एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है आपको, पहला कार्बन सॉलिड, दूसरा लिखना है आपको CH4 गैस, तीसरा आपको लिखना है बोरॉन सॉलिड, बोरॉन सॉलिड का कंबशन, चौथा लिखना है आपको, आप और भी लिख सकते हो बहुत सारा, ग्लूकोज लिख सकते हो C6H12O6 का कंबशन, पांचवा लिख सकते हो आप, 5 नंबर लिख सकते हो आप। ऐसे ही कुछ और लिख लो, C2H6 का कंबशन, C2H6
गैस का कंबशन, तो ये हो गया। मेरे साथ देख लो कंबशन कैसे लिखा है। एक मोल कंपाउंड को जलाना है, एक मोल कंपाउंड को जलाना है और उसको क्या बनाना है, उसका स्टेबल ऑक्साइड बनाना है। और स्टेबल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाए। तो अगर कार्बन सॉलिड ले रहे हो आप और कार्बन सॉलिड को O2 के साथ लाए तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। इसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, है या नहीं। अगर आप CH4 गैस को जलाओगे तो क्या बनेगा, CH4 1 मोल लेना है, 2 मोल लीजिएगा तो कंबशन नहीं होगा। वो O2 के साथ क्या बनेगा, CO2 गैस और प्लस 2H2O लिक्विड बनेगा। गैस और लिक्विड बनाना, यहाँ पे अगर वाटर में गैस लिखा होगा तो कंबशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाटर का कौन सा स्टेट स्टेबल होता है, लिक्विड। इसलिए यहाँ पे आएगा आपका CH4 प्लस 2O2 CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो इसको बोलेंगे किसका, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गैस। थोड़ा सा ध्यान रखने से कंबशन रिएक्शन गलत नहीं होगा आपका। बोरोन सॉलिड, बोरोन सॉलिड का कंबशन करोगे तो क्या बनेगा बताइए तो। बोरोन सॉलिड का कंबशन होकर क्या बनाएगा, बोरोन सॉलिड कंबशन करके क्या बनाएगा बताइएगा। अगर बोरोन सॉलिड का कंबशन करते हो तो क्या बनेगा, सर B2O3। B2O3, यस, B2O3 कंबशन करके B2O3 बनेगा, ये बनेगा B2O3। इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन सॉलिड। इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन सॉलिड। ओके। उसी तरह से अगर मान लो C6H12O6 का कंबशन करोगे और रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 भी मत कर देना, यहाँ पे करना 1/2 कर देना, यहाँ पे 2 भी मत कर देना। 2 भी कर दोगे तो कंबशन नहीं होगा, फिर रिएक्शन हो जाएगा। तो 1/2 कर देना, और 1/2 करोगे तो ये 3/2 ऑक्सीजन होगा। 3/4 का 3/2 का बैलेंसिंग कैसे होगा, 3/4 से होगा, ऐसे, ठीक है। B सॉलिड प्लस 3/4 O2 गैस 1/2 B2O3 प्लस ये हो जाएगा ना बेटा। उधर से अगर ग्लूकोज का कंबशन करोगे तो 1 मोल लेना है, C6H12O6 और प्लस O2 गैस, क्या बनेगा ये बनेगा 6CO2 गैस और ये बन जाएगा 6H2O लिक्विड, ठीक है बेटा। और ये 12 3 15, यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 6 18, 6O2 आ जाएगा। 6O2 गिव 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C6H12O6। और अगर C2H6 का कंबशन करना है तो क्या होगा, C2H6 प्लस O2, ये क्या बन जाएगा 2CO2 प्लस 3H2O, और यहाँ पे 2 2 4 और 3 7, यहाँ पे आ जाएगा 7/2 बैलेंसिंग। ये है कंबशन रिएक्शन लिखने का तरीका। कंबशन ऐसे लिखा जाता है। कंबशन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। कंबशन के लिए 1 मोल कंपाउंड को जलाना है, कैसे, 1 मोल कंपाउंड को जलाना है और उससे जो फॉर्मेशन करना है वो क्या करना है, स्टेबल ऑक्साइड का। तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस और बोरोन सॉलिड प्लस 3/4 O2 गैस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 भी मत कर दीजिएगा, 2 भी सॉलिड कर दीजिएगा तो कंबशन नहीं होगा। आप फिर से सुन लीजिए, कंबशन का डेफिनेशन क्या है, 1 मोल कंपाउंड को जलाना, उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल्स, सॉरी 1 मोल कंपाउंड को जलाना है और उससे बनाना क्या है, स्टेबल ऑक्साइड। 1 मोल कंपाउंड बनाना, 1 मोल कंपाउंड का बनना फॉर्मेशन होता है और 1 मोल कंपाउंड का जलना कंबशन होता है। बस इतना समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। तो कंबशन रिएक्शन ऐसे लिखेंगे। कंबशन रिएक्शन में हमेशा 1 मोल कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, फ्यूल जो भी दिया होगा उसको ऑक्सीजन से जलाएंगे। और रिएक्शन की बैलेंसिंग में ऐसा मत कर दीजिएगा कभी भी कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसा गलत हो जाएगा ना। जैसे B सॉलिड में दिक्कत हो सकता था, कोई बच्चा 2B सॉलिड कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब एक चीज, छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन पहला दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एग्जांपल है, एग्जांपल करके लिखो, जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन बताओ। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास। और दूसरा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन सॉलिड, इनमें क्या रिलेशन है। एक बार आप इनको बताइए, रिलेशन क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन सॉलिड, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फाइंड करो, बताओ रिलेशन क्या होगा।
सही बच्चे रिलेशंस को बताएं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन सॉलिड। तो इसमें आपको रिलेशंस बताने हैं। रिलेशंस क्या है, रिलेशन इनका। तो दोनों रिएक्शन लिख लो ना। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन लिखने आता है और कार्बन का आपको कंबशन लिखने आता है, तो क्या उन दोनों में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा? B2O3 का आपको फॉर्मेशन लिखने आता है और आपको बोरॉन का कंबशन लिखने आता है, तो क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा? ये दोनों, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 वाला, ये क्वेश्चन आपके उसमें है मॉड्यूल में। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन जब बनाइएगा आप, तो आपको मिलेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन सॉलिड में रिलेशन। तो रिलेशन के लिए आपको जज करके बताओ आंसर क्या होगा। पहले वाले में क्या होगा बताओ? इक्वल। पहले वाले में इक्वल होगा, दूसरे वाले में, पहले वाले में इक्वल होगा। कार्बन सॉलिड का कंबशन और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, ये दोनों का एंथैल्पी सेम होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, और कार्बन सॉलिड का कंबशन करोगे तो सेम होगा। तो कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की एंथैल्पी इक्वल ही होगी। जब आप कार्बन सॉलिड की कंबशन करते हो तो जो एनर्जी रिलीज होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से भी उतना ही एनर्जी रिलीज होगा। ओके, दूसरे में क्या रिलेशन होगा? दूसरे में क्या रिलेशन होगा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन, इन दोनों में क्या रिलेशन आप टिक करोगे? Sir, delta H formation is 2 times delta HC. डेल्टा H फॉर्मेशन इज 2 टाइम्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ओके, चलिए मिला लेते हैं एक बार, सही होगा ऐसे। सिया, तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर यही आ रहा है, डेल्टा H फॉर्मेशन इज 2 टाइम्स डेल्टा HC। ठीक है, फिर सही बच्चों का आंसर अगर यही आ रहा है तो अच्छी बात है, आंसर सही होगा। Yes, sir. तो कोई बड़ा मेहनत का काम नहीं है बेटा, सब कुछ तो आपको आता है। आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखने में कैपेबल हैं। अगर आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की बात करी, आप यही नहीं करोगे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ये बन जाएगा CO2 गैस, पहला ये हो गया। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन क्या लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड लिखोगे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, क्या बन जाएगा? CO2 गैस। अब आप देखो यहाँ पे फॉर्मेशन की एंथैल्पी और कंबशन की एंथैल्पी दोनों का रिएक्शन सेम है ना, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड होगा, है या नहीं? देखो, तो ये तो पहला वाला सही था आपका। B2O3 वाला देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3, सभी लोग देखें आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 हमने क्या पढ़ा है? 1 मोल B2O3 बनाएंगे कैसे? उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से। तो 2B सॉलिड नहीं बेटा, और 3/2 O2, ये B2O3 बनाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ B2O3 क्या होगा? 1 मोल, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन क्या होगा? 1 मोल कंपाउंड को जलाएंगे तो बोरोन सॉलिड प्लस O2 गैस, यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाफ B2O3। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3/4। आप क्या करिए, कंबशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप लिखिएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरोन। तो ये हो गया ये रिलेशन। अगर आपसे कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या बना दोगे? ऐसा क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में गिवन है, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही है, ये वाला सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल में। तो अगर आपसे कंबशन और फॉर्मेशन में एक दूसरे से रिलेशन पूछा जाए तो बताया जा सकता है। जैसे एक आपसे पूछ सकता है कि वाटर का फॉर्मेशन और H2 का कंबशन। जैसे अगर आपको कोई कहे कि वाटर का फॉर्मेशन
मतलब वाटर का फॉर्मेशन का मतलब क्या है? वाटर का फॉर्मेशन का मतलब ये है कि डेल्टा एच एफ ऑफ वाटर। आप कहोगे सर 1 मोल वाटर बनाना है सर, कैसे? H2 से और प्लस हाफ O2 से, यही ना? और फिर मैंने बोला ठीक है बेटा, अब बताओ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस बताओ, कंबशन ऑफ H2 बताओ क्या होगा? फिर आप वही कहोगे H2 प्लस O2 सर, वाटर बनेगा सर, यहाँ पे हाफ O2 लीजिए, 1 मोल H2 ले लीजिए और इसके बाद ये कर दीजिए। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, है या नहीं? तो रिलेशंस फाइंड करना कोई मुश्किल काम है क्या? आपको दोनों रिएक्शन समझ में आ गया है, आपको पता है कंबशन कैसे लिखना है और फॉर्मेशन कैसे लिखना है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको फॉर्मेशन भी पता है और कंबशन भी पता है, तो फॉर्मेशन और कंबशन क्या लिखना मुश्किल काम है? बताओ तो, क्या मतलब मुश्किल काम है? बताओ, नहीं है ना? नो सर। नहीं है, सर ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है, सही बात है, नहीं है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों लिख देंगे तो रिलेशन भी फाइंड हो ही जाएगा, रिलेशन भी फाइंड हो ही जाएगा। अब इसके बाद जो 2019 में क्वेश्चन भी आया उस पे है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंबशन। रिएक्शन की इंथैल्पी कंबशन के टर्म में क्या होगा? जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, रिएक्शन की इंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, और आज मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंबशन। ओके, इसको पढ़ लो। इस पे क्वेश्चन आया था जेईई मेन में 2019 में। क्या किया था, एक रिएक्शन दे दिया था और सब में कंबशन ऑफ इंथैल्पी गिवन था, इंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन था, तो पूछा उस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगा? तो कंबशन का टर्म सीख लेते हैं, काम हो जाएगा अपना। देखो लिखो यहाँ पे हेडिंग दे दो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंबशन, इन टर्म्स ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंबशन, कंबशन के टर्म में रिएक्शन की इंथैल्पी। और कैसे लिखोगे बेटा, उसको लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है CH4 प्लस H2 गैस C2H4 लिख रहे हैं, C2H4 प्लस H2 गैस C2H6 गैस हो जाएगा, ठीक? और क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4, गिवन है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2, गिवन है इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6। ये गिवन है आपके पास, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक? अब आपको इसकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो लॉजिकल क्या होगा, पहले हम कंबशन सबका लिखें और फिर इन तीनों रिएक्शन से इसको ऑब्टेन करें। ये मेहनत का काम है कि नहीं है ना? आप तीनों का कंबशन लिखोगे, फिर क्या करोगे, जोड़ घटाव करके ये लाओगे, इसका मतलब ये मेहनत का काम है। तो पहले तो प्रोसेस कर लेते हैं और बाद में उसका फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है ना? पहले प्रोसेस कर लेते हैं, बाद में उसका फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे इसके पहले बना चुके हैं, हमको याद होगा, इसके पहले तो बना ही चुके हैं ना। इसके पहले हमने बनाया है कि फॉर्मेशन के टर्म में रिएक्शन कैसे निकालते हैं, और अब आप पढ़ रहे हैं कंबशन के टर्म में रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकालते हैं, तो आसान हो गया। देखो अब पहले C2H4 का कंबशन लिखो, तो बताओ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 लिखो, तो क्या लिखोगे? C2H4 का कंबशन 1 मोल ले लोगे, O2 ले लोगे और क्या बनाओगे 2CO2 प्लस 2H2, तो 2 2 4 और 2 6, 3O2 हो जाएगा। C2H4 प्लस 3O2 गिव 2CO2 प्लस 2H2। फिर ये तो हो गया पहला कंबशन, और H2 का कंबशन भी लिख दो। अब बोलोगे सर H2 प्लस हाफ O2 सर, वाटर बना दीजिए। फिर क्या बोलोगे आप? अब बोलो सर C2H6 का भी लिख देंगे सर। C2H6 का कैसे होगा? तो सर 1 मोल कंपाउंड ले लीजिए और उसको O2 के साथ बर्न कर दीजिए। तो सर ये 2CO2 प्लस 3H2 होगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, इसका मतलब 7/2 हो जाएगा। तो ये 3 कंबशन हो गया। देखो ये 3 कंबशन, ये पहला रिएक्शन हो गया, ये भाई दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब मान लो मुझे ये चौथा रिएक्शन ऑब्टेन करना है, तो 1 2 3 में क्या करें कि चौथा रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगा? कोई बताएगा तो बताओ 1 2 3 में क्या करें कि चौथा रिएक्शन ऑब्टेन हो? अभी मैंने ट्रिक बताया है आपको कैसे जोड़ना घटाना होता है। तो देखो अगर जोड़ने घटाने की बात करोगे तो C2H4 एक है, C2H4 एक है, तो पहले में कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ पे C2H6 एक है, C2H4 एक है,
H2 एक है, इन दोनों को जोड़ना होगा, और C2H6 यहाँ पे भी एक है, लेकिन ये लेफ्ट में है, हमको राइट में चाहिए। इक्वेशन 1 + 2 - 3 करना चाहिए, तो 4 ऑप्टेन हो जाएगा। इक्वेशन 4 इक्वल टू क्या करोगे, इक्वेशन 1 + 2 - 3 है या नहीं बेटा, बोलो। Yes, sir. इक्वेशन 4 Yes, sir. इक्वल टू करोगे क्या, अब कहोगे सर इसमें कौन सा बड़ा बात है सर, इक्वेशन 1 आप कह ही रहे हैं, इक्वेशन 1 + 2, और सर माइनस इक्वेशन 3 कर दीजिए, तो सर ये कंबशन वाला टर्म हो गया। आपने क्या किया, इस इंथाल्पी को लिखने के लिए आपने लिखा डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ C2H4 लिखा, फिर क्या लिखा, इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 लिखा, माइनस क्या किया, इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 किया बेटा। तो हुआ क्या, आपने क्या किया, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया कि नहीं किया। तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बच्चे याद करके रखते हैं, और अब आपको लॉजिक से भी पता चल गया यही होना चाहिए। आपको अब याद तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, लेकिन तब भी आप लॉजिकल हो गए ना, लॉजिक से आपको पता चल गया ना। पहले आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट याद किए होंगे, अभी आपको लॉजिक आपके सामने है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों करा जाता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया जाता है इंथाल्पी ऑफ कंबशन को। अगर कोई इंथाल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है तो क्या करना होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन दिया होगा तो क्या करना होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। दोनों को समझ लो, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, और कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। तो आपका कंबशन के टर्म में इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, और अगर फॉर्मेशन के टर्म में इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं। ये जेईई मेन 2019 में आया था क्वेश्चन। जब जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन देखोगे तो उसमें एक रिएक्शन गिवन था, और उसमें क्या किया था कि बोला था कि रिएक्शन की इंथाल्पी बताओ जब कंबशन इतना 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 दिया हुआ है। तो बताना कोई मुश्किल काम थोड़ी था, कोई भी बता देता उसको। देख लो एक बार, अगर आपको ज्यादा नहीं समझ में आया हमसे पूछ लो, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो आपको बनाना पड़ेगा। पहले आप देख लो, अपने हिसाब से समझ लो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर कंबशन के टर्म में इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होगा, और अगर फॉर्मेशन के टर्म में इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना होगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको एक बार क्या करना होगा, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए आप। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे फॉर्मेशन दिया होगा, फॉर्मेशन देगा और इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, और अगर कंबशन दिया होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। तो ये तरीका से आप क्वेश्चन बना पाइएगा। और अब आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप बनाएं और देखिए, समझे क्या हो रहा है, कैसे बनेगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, मान लो एक क्वेश्चन है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ लिखा है C2H4 दिया हुआ है बेटा, और यहाँ पे लिखा है CH4 दिया हुआ है, और इससे बना रहा है C3H6 बना रहा है, C3H6 बना रहा है, और साथ में H2 गैस दिया, ऐसे दिया हुआ है, C2H4 + CH4 C3H6 + CH2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। अब इससे पूछ रहा है कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और इसमें इंथाल्पी ऑफ कंबशन दिया है C2H4 का X दिया हुआ है, इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 Y दिया हुआ है, मतलब Y किलोजूल पर मोल। इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C3H6 दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, और इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 जो दिया हुआ है वो P दिया हुआ है। तो बताइए रिएक्शन की इंथाल्पी क्या होगी, फाइंड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंबशन दिया है X Y Z P, तो बता दो फिर फास्ट, कुछ तो नहीं करना है आपको। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंबशन, तो ऐसा क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपको विद इन सेकंड बनेगा क्वेश्चन, विद इन सेकंड। जैसे अगर आप कोई बच्चा क्या करता है, सबका कंबशन लिखेगा, फिर जोड़ घटाव करेगा तो आपको टाइम चला जाएगा, इसका कंबशन, इसका कंबशन, इसका कंबशन, इसका कंबशन, सब लिख के फिर जोड़ घटाव करोगे तो टेंशन है ना, टाइम जाएगा ना। अच्छा क्या है, अच्छा यही है कि जब कंबशन दिया है तो मुझे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने आता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में से क्या करो, प्रोडक्ट को माइनस कर दो तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। और इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो आएगा समेशन ऑफ इंथाल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट
enthalpy of combustion of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product. Enthalpy of combustion of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product. तो बेटा यहाँ पे जो आएगा वो रिएक्टेंट का मतलब हो गया तुम्हारा C2H4, X हो गया प्लस Y और माइनस हो जाएगा बेटा Z प्लस P। चेक कर लो, आपको चेक करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन के टर्म में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे तो लिख लो, पहले इसको यहाँ पे लिख लो, फिर मैं आपको एक जेई एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो। 2013 या 2014 या 13 में आया होता है, उसको आप करेंगे, सभी लोग करेंगे। तो ये आप कर लीजिए। कंबशन के टर्म में आपको रिएक्शन निकालना हो, निकल जाएगा। फॉर्मेशन के टर्म में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो भी निकल जाएगा। और अब आता है एक जेई का क्वेश्चन, उसको आप करें, और फिर हम एक दो क्वेश्चन आपको और एडवांस टाइप करा देंगे, तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी बना लेते हैं, ये मैं आपको जरूर यहाँ पे सिखा दूंगा। कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी बना लेते हैं, ये आप जरूर यहाँ पे सीख जाइएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। कंबशन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ लिखा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है, जैसे ये ऐसे बोला है, पूरा क्वेश्चन जो जेई का क्वेश्चन है उससे लिख देते हैं। यहाँ लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज आर -300, -400 और -1300 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, वाटर और ग्लूकोज आर -300, -400, -1300 किलोजूल पर मोल। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली के पहले किलोजूल पर मोल लगाई दीजिए, उसके बाद रिस्पेक्टिवली लिखिएगा किलोजूल पर मोल, और जब लिखिएगा रिस्पेक्टिवली then find enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of glucose per gram, enthalpy of combustion of glucose per gram। बताइए, फाइंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज पर ग्राम। पर ग्राम बताना है, पर मोल नहीं बल्कि पर ग्राम, और ये किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। सोचिए और बनाइए, जल्दी बनाना है। कैसे बनाइएगा वो आप सोचिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2, वाटर और ग्लूकोज का गिवन है, पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज पर ग्राम कितना होगा, चेक करके बनाइए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज पर ग्राम कितना होगा। CO2 का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन गिवन है, पूछ रहा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज पर ग्राम कितना होगा। बताओ। जो कंबशन है ना, उस कंबशन को लिखकर उस कंबशन को रिएक्शन तो मान ही सकते हो ना। और आपको पता है कि रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकलती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो उस कंबशन रिएक्शन को, जो कंबशन दिया है उसको रिएक्शन तो माना ही जा सकता है ना। हर एक रिएक्शन, हर एक फॉर्मेशन हो चाहे कंबशन हो, वो रिएक्शन तो होता ही है ना। तो कंबशन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, कंबशन को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लो, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करना पड़ेगा। उससे आपका ये आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा इसमें।
बताओ क्या आएगा, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? बस 2 मिनट। जे एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन 2013 या 2014 इसमें आया हुआ 13 और 14। सर 290 by 18 किलो जूल पर ग्राम। 290 सर 290 by 18। सही है, 16.11 सही आंसर है तुम्हारा। -290/18 मतलब 16.11 होगा। यस सर। सही आंसर है। ओके, सही आंसर है। कुछ भी नहीं करना है यार, ग्लूकोज की कंबशन लिखो और कंबशन को रिएक्शन मान लो, और रिएक्शन के लिए क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट फॉर्मेशन गिवन है, बस हो गया। रिएक्शन लिख के हैश लो मत लगा देना, नहीं तो आपको टाइम चला जाएगा। टाइम बचाना है, आपको बचाना है तो उसका उपाय देखो, ये C6H12O6 O2 6CO2 प्लस 6H2O 6 दूनी 12 6 18 6 O2 हो जाएगा, बस हो गया। और ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लो। अब क्या होगा, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्ट। तो इससे कितना आ जाएगा, 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर। और O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता ही है 0 होता है, स्टैंडर्ड ले रहे हैं सब, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 मल्टीप्लाइड बाई -300 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -400 और माइनस 1300, ये आ जाएगा 1800 और 2400 4200 होता है, -4200 प्लस 1300 मतलब होगा -2900 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल आया, इसको -2900 180 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा किलो जूल पर ग्राम, और ये आंसर होगा -16.11 किलो जूल पर ग्राम। ये जे एडवांस है क्वेश्चन, सिंपल है, देख लो। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हर एक कोई भी रिएक्शन होगा, कंबशन हो चाहे फॉर्मेशन हो, वो रिएक्शन तो होगा ही ना, कि नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा ही यार। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लो ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन लिखोगे, वाटर का फॉर्मेशन लिखोगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन लिखोगे, कंबशन लिखोगे, फिर जोड़ घटाव करो, तो टाइम जाएगा ना आपका बेटा, आपको टाइम भी तो बचा देना है। यहाँ 2 लाइन में बन जाएगा, आप ये सब थोड़ी ना लिखने जाओगे यार, 6 ये सब थोड़ी लिखने जाओगे, क्यों लिखोगे ये सब थोड़ी लिखोगे, सीधे डेटा लिखोगे। और क्या डेटा लिखोगे, आंसर पुट करोगे, आंसर आएगा 16.11 किलो जूल। जो आपका आंसर आएगा 290 by 118, वो आंसर 16.11 है। तो हर एक कोई भी रिएक्शन है, चाहे वो कंबशन हो चाहे कुछ भी हो, वो एक रिएक्शन तो होता ही है ना बेटा, वो एक रिएक्शन तो होता ही है। तो निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ। कुछ डाउट आपको है, किसी को डाउट है तो, किसी को डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप। दूसरा उपाय भी है आपके पास, आप टाइम लगाना चाहते हो, टाइम का उपाय है, टाइम बचाना चाहते हो तो ये उपाय है, टाइम बर्बाद करना चाहते हो तो ये उपाय है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन लिखो, वाटर का फॉर्मेशन लिखो, ग्लूकोज का फॉर्मेशन लिखो, और उसके बाद ग्लूकोज का कंबशन लिखो, फिर 1 2 3 को देखो कंबशन कैसे आएगा, कैसे कितना जोड़ना है, क्या करना है, ये आप देख आ जाएगा आंसर। तब भी आंसर यही आएगा 16.11 -16.11, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा ही रिलीज होगा, तो कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो। यस सर। कंबशन वाला हो जाएगा, फॉर्मेशन वाला हो जाएगा, समझ आ गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब इसके बाद का हेडिंग होता है, इसके बाद का हेडिंग, सबसे पहले मैं आपको बॉन्ड एनर्जी पढ़ा देता हूँ,
फिर हम इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बढ़ा देंगे आपको। तो पहले हम क्या बताएंगे आपको, बॉन्ड एनर्जी, द इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे आपको लिखना है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथाल्पी। कल का क्लास और चलेगा इस पे, 1-3 और थर्मोकेमिस्ट्री के नाम होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी आप बना सकते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी बना सकते हैं। कल का क्लास बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथाल्पी पे चलेगा, और उसके बाद आपका इसी में हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा कल के क्लास में। उसके बाद आपका बच जा रहा है न्यूट्रलाइजेशन और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे ट्रांजिशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, ये सब आपके पास धीरे धीरे डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आपका हाइड्रेशन वाला है, हाइड्रेशन वाला पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन पढ़ा देंगे, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथाल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन, ये सब बारी बारी से आ जाएगा। तो एक बार डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट पहले कंप्लीट कर लेंगे, जैसे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथाल्पी वाला एक पार्ट हो गया। उसके बाद तुम्हारा इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वाला एक पार्ट हो जाएगा, हाइड्रेशन वाला पार्ट कर लेंगे, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन वाला पार्ट कर लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ पॉइंट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास इसके आगे की बात करेंगे। अभी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंबशन और फॉर्मेशन पढ़ना है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी ट्राई करना है। आज आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी आपको ट्राई करना है थर्मोकेमिस्ट्री का। तो कल के क्लास में खत्म हो जाएगा। और देखो, जितना आप पढ़ के जाओगे थर्मोकेमिस्ट्री में उतना ही से क्वेश्चन आएगा, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। वही क्वेश्चन आएगा जो आपके कॉपी में जिस तरह से कराया जाएगा, उसी सेम वैरायटी का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में दिखेगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी में हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हेड समेशन का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है फॉर्मेशन का दिया है और कंबशन का दिया है। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, कल आपका ये खत्म हो जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शुरू कर देंगे मंडे से हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू कर लेंगे। मंडे से हमारा टॉपिक शुरू होगा केमिकल काइनेटिक्स। ओके, क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, चलो, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, ओके। Thank you, sir.